हेलो स्टूडेंट। आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की हिंदी बुक अंतरा भाग 2 का चैप्टर नंबर 16 गांधी नेहरू और यासिर अराफात का आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह चैप्टर यह संस्मरण भीष्म साहनी द्वारा रचित है। हम पहले अपने लेखक भीष्म साहनी के विषय में पढ़ लेते हैं। उन्होंने यहाँ पर गांधी नेहरू और यासिर अराफत द्वारा बिताए गए दिनों को इस संस्मरण में अपने चित्रों के माध्यम से उतारा है। यहाँ पर भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन स्कूल में किया। उच्च शिक्षा के लिए वे लाहौर में आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इसके पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देश विभाजन से पूर्व इन्होंने व्यापार के साथ साथ ऑनररी अध्यापन का कार्य भी किया। विभाजन के बाद पत्रकारिता और इष्टा नाटक मंडली से जुड़ गए। आप मुंबई में बेरोजगार भी रहे। भाई वो मुंबई के अंदर बेरोजगार भी रहे। ये बलराज साहनी के भाई थे। दोनों की कला एवं साहित्य के प्रति गहरी रुचि थी। बाद में भीष्म साहनी ने अंबाला के एक कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन किया। कुछ समय बाद वे स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे और लगभग 2.5 वर्ष तक नई कहानियों का कुशल संपादन करने के बाद भीष्म साहनी प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी जुड़ गए और 2003 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने कई रचनाओं की रचना की है। भीष्म साहनी की कई कृतियां भी हैं। उन्होंने कई कहानी संग्रह और नाटकों का रचना भी की है। भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली ने उन्हें शालांका सम्मान से सम्मानित किया। भीष्म साहनी की भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग है। उन्होंने जितनी भी कहानी, नाटक और उपन्यास लिखे हैं उनमें उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, जो भीष्म को विषय को आत्मीयता प्रदान करता है। भाई जो विषय में आत्मा प्रदान कर देता है। उनकी भाषा शैली में पंजाबी भाषा की सीधे महक भी महसूस की जा सकती है। भाई उनकी जो भाषा शैली है, नाटकों में, उपन्यासों में, कहानियों में पंजाबी भाषा की सीधी महक महसूस की जा सकती है। साहनी जी ने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर विषय को प्रभावी और रोचक बना देते हैं। संवादों के प्रयोग ने वर्णन में ताजगी ला देते हैं। वे इस प्रकार इस संस्मरण में गांधी, नेहरू और यासिर अराफात की उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, जो कि एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबंद किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ और फिलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक, सरस और पठनीय बन पड़ा है, क्योंकि भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय प्रेमी जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस संस्मरण में हम पढ़ेंगे कि इस अंश में, अतीत के इस अंश में हम देखेंगे कि भीष्म साहनी का गांधी, नेहरू और यासिर अराफत के साथ बिताए गए कुछ क्षणों को किस तरह उसने
प्रभावशाली शब्दों के चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं इस संस्मरण में क्या बताया गया है। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। उन दिनों मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे। भाई जो मेरे बड़े भाई है, इसमें पहले गांधी जी के विषय में बताया गया है, फिर पंडित जवाहरलाल जी के विषय में बताया गया और फिर यासेर अराफात जी के विषय में बताया गया है। भाई यहाँ पर बताया है कि उन दिनों मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे। भाई लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि उन दिनों मेरे जो बड़े भाई थे बलराज थे, सेवाग्राम में रहते थे, जहां वह नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। भाई वहां पर सेवाग्राम में वो नई तालीम पत्रिका में सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। वहां पर सन 1938 के आसपास की बात है। भाई यह सारी 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। भाई जिस साल 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो जबकि यह बात है, कुछ दिन उसके साथ बिता पाने के लिए मैं उसके पास चला गया था। भाई कुछ दिन मैं अपने बड़े भाई के साथ बिताने के लिए मैं अपने बड़े भाई बलराज के पास चला गया था। ले रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी। ये जो रेलगाड़ी है, सेवाग्राम जाने से पहले वर्धा स्टेशन पर रुकती है। वहां से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला इक्के या तांगे पर बैठकर तय करना होता था। भाई रेलगाड़ी जो है वर्धा स्टेशन पर रुकती थी और वहां से आगे का 5 मील का जो सफर है वो हमें तांगे से बैठकर तय करना होता था। मैं देर रात सेवाग्राम पहुंचा। मैं रात बहुत हो गई थी तब मैं सेवाग्राम पहुंचा। एक तो सड़क कच्ची थी, इस पर गुप्त अंधेरा था। भाई सड़क भी कच्ची थी और घना अंधेरा हो चुका था। उन दिनों सड़क पर कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी। भाई उन दिनों सड़कों पर रोशनी नहीं हुआ करती थी। रात देर तक हम बतियाते रहे। भाई बहुत देर रात तक हम बातें करते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्राय 7 बजे घूमने निकलते हैं। भाई बड़े भाई ने मुझे बताया कि गांधी जी हर रोज प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं। इधर हमारे क्वार्टर के सामने से ही वह जाएंगे। भाई मेरे हमारे क्वार्टर के सामने से ही वह घूमने के लिए जाएंगे। कोई भी उनके साथ जा सकता है। भाई कोई भी उनके साथ घूमने जा सकता है। तुम भी मन आए तो चले जाना। भाई बड़ा भाई उसको कहता है कि अगर तुम्हारे मन में भी आए तो तुम गांधी जी के साथ चले जाना। मैं सकुचाया। भाई मुझे शंका हुई, मैं बहुत हिचकिचाया। मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूं। भाई मैं अकेला उनके साथ जाकर कैसे मिल लूं। तुम भी साथ चलो। भाई तुम भी मेरे साथ चलो, मैं अकेला कैसे उनके साथ मिलूंगा। मैं तो रोज ही उन्हें देखता हूँ। बलराज भैया कहते हैं, उनके बड़े भाई कहते हैं कि मैं तो रोज उन्हें देखता हूँ। भाई ने करवट बदलते हुए कहा। फिर बोला अच्छा मैं चलूंगा। भाई ने करवट बदल ली और कहा ठीक है मैं भी चलूंगा। दूसरे दिन मैं तड़के ही उठ बैठा। दूसरे दिन मैं सवेरे सवेरे ही उठ बैठा और कच्ची सड़क पर आके गाड़े गांधी जी की राह देखने लगा। और कच्ची सड़क पर आंखें गाड़े यानी बाजू और गले में पहने जाने वाले ताबीज या काला भाई गाड़े यानी एक तरफ टकटकी लगाकर आंखों को लगाकर गांधी जी की राह देखने लगा। एन 7 बजे, भाई जैसे ही 7 बजे आश्रम का फाटक लांघकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। भाई आश्रम का फाटक लांघकर यानी पार कर कर फाटक खुला और फाटक पार कर कर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। उन पर नजर पड़ते ही मैं पुलक उठा। भाई मैंने जैसे ही मेरी नजर गांधी जी पर पड़ी और मैं खुशी के मारे उछल पड़ा। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसा उन्हें चित्रों में देखा था। भाई गांधी जी के हूबहू सेम टू सेम वैसे ही लग रहे थे जैसा हम लोगों ने चित्रों में देखा है। यहाँ तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी परिचित सी लगी। वे उनके कमर के नीचे से लटकती हुई घड़ी भी परिचित यानी जानी पहचानी सी लगी। बलराज अभी भी बेसुध सो रहे थे। वे जो बलराज यानी बड़े भैया है जो अभी भी बेसुध होकर जिसे वे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे।
हम रात देर तक बातें करते रहे थे। भाई हम देर रात तक बातें कर रहे थे। मैं उतावला हो रहा था। भाई मैं बड़ा उत्सुक था गांधी जी से मिलने के लिए। आखिर मुझसे ना रहा गया और मैंने झिझोड़कर उसे जगाया। भाई मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे हिलाकर जगा दिया। उठो यार, गांधी जी तो आगे भी निकल गए। वो अपने बड़े भैया को कहता है कि उठो, गांधी जी तो आगे निकल गए। मैंने तो कहा था तुम अपने आप चले जाना। बड़े भैया कहते हैं, बलराज कहता है कि मैंने तुमको कहा था कि तुम अपने आप चले जाना। बलराज आंखें मलते हुए उठ बैठे। मैं अकेला कैसे जाता। जिस समय हम बाहर निकले गांधी जी की पार्टी काफी दूर जा चुकी थी। चिंता नहीं करो, हम उनसे जा मिलेंगे। वापसी पर तो उनके साथ ही होंगे। भाई तुम चिंता मत करो, हम उनसे जाकर मिल लेंगे। नहीं तो वापसी में तो हम उनके साथ ही होंगे। आखिर हम कदम बढ़ाते हुए ही देर में उनसे जा मिले। मिली गांधी जी ने मुड़कर देखा, भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय कराया। गांधी जी ने मुड़कर देखा हम लोगों को और भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय गांधी जी से करवाया। मेरा भाई है, कल ही रात पहुंचा है। उसके बड़े भैया ने कहा कि यह मेरा भाई है और कल रात ही यहाँ पहुंचा है। अच्छा, इसे भी घेर लिया, गांधी जी ने हंसकर कहा। भाई गांधी जी ने कहा कि अच्छा इसे भी घेर लिया। नहीं बापू, यह केवल कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। उसने कहा, नहीं बापू, यह तो केवल कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। मैं साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में से मैंने दो एक को पहचान लिया। भी गांधी जी के साथ जो जो लोग चल रहे थे उनमें से मैंने एक दो आदमियों को पहचान लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर थी। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। मैं कभी आसपास देखता, कभी नजर नीचे किए जमीन की ओर, गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगता। मैं गांधी जी से बात करना चाहता था पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। फिर सहसा ही मुझे सूझ गया। भाई मैंने जो है गांधी जी के साथ चलने वाले उन लोगों में से एक दो को पहचाना, जिनमें एक थी डॉक्टर सुशीला नैयर और दूसरी गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। मैं आसपास उनसे बात करना चाहता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बात करूं। मुझे कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी। मैं कभी उनकी धूल भरी चप्पलों को देखता था और कभी नजरें करके जमीन की ओर देखता था। गांधी जी से पर मैं बात करना चाहता था। अब बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी में आए थे, मैंने कहा। मैंने गांधी जी को कहा, आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी में आए थे। गांधी जी रुक गए। गांधी जी वहीं पर रुक गए और मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में चमक सी आई। भाई रुककर वो मेरी ओर देखने लगे और उनकी आंखों में चमक आई। मुस्कुराकर बोले, याद है मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। गांधी जी ने कहा, मुझे याद है कि मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जॉन कैसे हैं। मैंने जॉन साहब का नाम सुन रखा था। वे हमारे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे, मुस्लिम सज्जन थे। संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। भाई मैं मेरे को लगा कि वह जाने माने बैरिस्टर है, मुस्लिम सज्जन थे। भाई गांधी जी वहीं पर ठहरे होंगे। फिर सहसा ही गांधी जी के मुंह से निकला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। भाई हमसे थोड़ी ही दूर पीछे थे महादेव देसाई, मोटा सा लठ लेकर आ रहे थे। कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ाए और उस दौरे से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। भाई महादेव देसाई उस दौरे से जुड़े हुए अपनी सभी यादें सुनाने लगे। एक बार जो सुनाना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। भाई उन्होंने एक बार जो किस्से सुनाने शुरू किए वो आश्रम के फाटक तक सुनाते ही चले गए। किसी किसी वक्त गांधी जी के बीच में हंसते हुए कुछ कहते। भाई थोड़ी थोड़ी देर में गांधी जी बीच बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज में बोलते थे। लगता अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं। उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे हैं। वे उन दिनों को
स्वयं याद कर रहे हों, ऐसा लग रहा था गांधी जी स्वयं भी उन दिनों को याद कर रहे हैं। शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे थे। भाई जल्दी ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे थे। मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। भाई मैं सेवाग्राम में भाई के पास 3 सप्ताह तक रहा। अक्सर ही प्रातः उस टोली के साथ हो लेता और शाम को प्रार्थना सभा में जा पहुंचता, जहां सभी आश्रम वासी और कस्तूरबा एक और को पालथी मारे और दोनों हाथ गोद में रखे बेटी होती और बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती। भाई मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह रहा। अक्सर भी सुबह में उस टोली के साथ, गांधी जी की टोली के साथ हो जाता था सैर के लिए और शाम को प्रार्थना सभा के लिए पहुंच जाता था, जहां पर सभी आश्रमवासी और कस्तूरबा एक और पॉलिथी मार के, भाई एक और चौकड़ी मारकर दोनों हाथ गोद में रखे हुए बैठी होती थी। जो कस्तूरबा गांधी थी वो दोनों हाथ गोद में रखे हुए और आश्रमवासी बैठे होते थे। बिल्कुल मेरी माँ जैसी वो लगती थी। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता, लगभग मील भर के घेरे में बार बार अपना गांग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता था। भाई वो जो है दिन भर मील भर के घेरे में बार बार अपना गांग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता। गांग की आवाज, उसके गाने की आवाज से हमें दिन में अनेक बार कभी एक ओर से और कभी दूसरी ओर से सुनाई देती थी। उसकी प्रदक्षिणा प्रार्थना के वक्त समाप्त हो जाती थी। जो उसकी प्रदक्षिणा थी शाम को प्रार्थना के वक्त समाप्त हो जाती थी, जब वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता था और एक और बैठ जाता था। उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। वे उन्हीं दिनों जब मैं सेवाग्राम में रहने गया, वहां पर जाने माने देशभक्त भी मिले। पृथ्वी सिंह आजाद आए हुए थे, जिनके मुंह से वह सारा किस्सा सुनने को मिला कि कैसे उन्होंने हथकड़ियों समेत भागती रेलगाड़ियों से छलांग लगाई, निकल भागे में सफल हुए और फिर गुमनाम रहकर बरसों तक एक जगह अध्यापन कार्य करते रहे। उन्हीं दिनों वहां पर मीराबेन थी। खान अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे। कुछ दिन के लिए राजेंद्र बाबू भी आए थे। उनके रहते यह नहीं लगता था कि सेवाग्राम दूर पार का कस्बा हो। एक दिन दोपहर के समय मैं आश्रम के बाहर निरुद्देश्य सा टहल रहा था, जब सड़क के किनारे एक खोखे के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ। मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। भाई मैं एक दिन दोपहर के समय आश्रम के बाहर टहल रहा था। सड़क के एक किनारे से एक खोखे से पीछे से आवाज आती है कि मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। मैंने उस ओर कदम बढ़ा दिए। खोखे के अंदर 15 साल का एक लड़का, जो देखने में गांव का रहने वाला जान पड़ता था, पड़ा हाथ पैर पटक रहा था, हाफता हुआ बार बार कहे जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। दो एक आदमी उसके पास आकर खड़े हो गए। भाई एक दो आदमी उसके पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक था आश्रमवासी जान पड़ता था। भाई उनमें से एक आश्रमवासी जान पड़ता था। अरे कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या हुआ, वैद्य को बुलाएं। भाई उस आश्रमवासी ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है वो तो बताओ, वैद्य को बुलाएं क्या? बापू, बापू को बुलाओ। लड़का बार बार दोहराए जा रहा था। भाई वो लड़का बार बार यही कहे जा रहा था कि बापू को बुलाओ, बापू नहीं आ सकते, जरूरी मीटिंग चल रही है। पर लड़का बराबर चिल्लाए जा रहा था। भाई उन्होंने कहा बापू नहीं आ सकते, मीटिंग चल रही है। पर वह लड़का बार बार यही चिल्ला रहा था, हाथ पैर पटक रहा था कि बापू को बुलाओ। इतने में मैंने आंख उठाकर देखा तो गांधी जी चले आ रहे थे। फिर मैंने देखा आश्रम में से गांधी जी चले आ रहे हैं। दोपहर का वक्त था। वह अपने नंगे बदन पर खाकी की हल्की सी चादर ओढ़े मैदान लांग रहे थे। भाई इतनी गर्मी में दोपहर का वक्त था, नंगे बदन पर खाकी की हल्की सी चादर ओढ़ रखी थी और मैदान को पार करते हुए आ रहे थे। आ गए बापू, आ रहे हैं। भाई उन्होंने कहा बापू आ गए हैं, आश्रमवासी ने कहा। जिस पर लड़का ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा। भाई यह सुनकर लड़का ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा,
बापू मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। और दाएं बाएं सिर झुलाने लगा। भाई वो बापू को कहने लगा कि मैं मर रहा हूँ, मर जाऊंगा, और अपना सिर हिलाने लगा। गांधी जी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट की और उनकी नजर गई। वह उसके पेट जो फूला हुआ था उसकी तरफ उसकी नजर गई, गांधी जी की नजर गई। उस पर हाथ फेरा और बोला, ईख पीता रहा है। भाई ईख पीता रहा है, इतनी ज्यादा पी गया कि तू तो पागल है। भाई तूने इतनी ज्यादा ईख पी ली कि तू पागल है, तू तो पागल है। कुछ देर तक तो गांधी जी उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे। फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए बोले, इधर नीचे उतारो, मुंह में उंगली डालकर क्या कर दो। भाई मुंह में उंगली डालकर उसको उल्टी करा दो चलो। और कहते हुए हंस पड़े, तू तो पागल है। लड़का हाय हाय करता हुआ नीचे उतरा, नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखे झुके रहे। थोड़ी ही देर में उसका पेट हल्का हो गया और हाफता हुआ बैठ गया। अब इधर खोके में आकर लेट जा, कुछ देर चुपचाप लेटा रहे। भाई गांधी जी ने कहा, अब इस खोके में आकर लेट जा, कुछ देर चुपचाप लेटा रहे। और हंसते हुए, तू तो पागल है, और हंसते हुए फिर ये कह रहे कि तू तो पागल है, कहकर मैदान पार करने लगे। और कहकर वो चले गए। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते, उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी। वे जिस कच्चे रास्ते से वे घूमने के लिए जाते थे, उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी, जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहते थे। संभवतः वह धिक के मरीज थे। भाई संभवतः वह धिक के मरीज थे। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता था। भाई उनका जो वार्तालाप यानी उनकी बोल भाषा थी, वो गुजराती भाषा में होती थी। उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते रहते थे। मैं समझता हूँ कि गांधी जी की देख रेख में उसका इलाज चल रहा था। भाई मैं यह समझता हूँ कि गांधी जी की देख रेख में उनका इलाज चल रहा था। गांधी जी मैं यह समझता था कि गांधी जी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। गांधी जी का रोज का यह नियम था। तो इस प्रकार हमने गांधी जी के विषय में पढ़ा। भीष्म साहनी जी ने गांधी जी के विषय में हमें बताया, जो कुछ क्षण 3 सप्ताह के उन्होंने गांधी जी के साथ व्यतीत किए, उनके बारे में, उनके विषय में उन्होंने चित्रों को अंकन किया। अब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में बताते हैं कि यह भी लगभग उस समय की बात रही होगी। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पे आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। वे जब पंडित जी कश्मीर यात्रा पर आए थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमेरिका दल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिलती थी। भाई अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, अद्भुत दृश्य था। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था, वह मेरे फुफेरे भाई का था। भाई कश्मीर में जहाँ पर नेहरू जी को ठहराया गया था, वो मेरे फफूरे भाई का बंगला था। और भाई का आग्रह पर मैं पंडित जी की देखभाल में उनका हाथ बटाऊं, मैं भी उस बंगले में पहुंच गया था। भाई फुफेरे भाई ने मुझसे आग्रह किया कि पंडित जी की देखभाल करने में मेरे हाथ को बटाओ, तो मैं बंगले में पहुंच गया। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते, बड़े व्यस्त रहते। पर शाम को जब बंगले में खाने पर बैठते तो और लोगों के साथ मैं भी जा बैठता। वे दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ इधर उधर घूमते रहते, विचार विमर्श करते रहते, लेकिन शाम को वो अपने बंगले में ही खाना खाने बैठते और हम सब जाकर वहां बैठते थे। उनका वार्तालाप सुनते नेहरू जी को नजदीक से देख पाने का मेरा यह सुनहरा मौका था। उस रोज खाने की मेज पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठित लोग बैठे थे। नहीं, उस दिन खाने की मेज पर बहुत ही प्रतिष्ठित लोग, माने सम्मान्य लोग बैठे थे। शेख अब्दुल्ला,
खान अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि बहुत सम्माननीय लोग बैठे थे। बातों बातों में कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच बहस सी छिड़ गई कि एक बार तो जवाहरलाल नेहरू बड़ी गर्माजोशी के साथ तनिक तुनक कर बोले। भाई एक बार तो उनको गुस्सा आ गया और बड़े गर्म मिजाज में उन्होंने कहा कि मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूँ। रामेश्वरी नेहरू चुप हो गई। शीघ्र ही जवाहरलाल नेहरू ठंडे पड़ गए। बहुत ही जल्दी जवाहरलाल नेहरू ठंडे हो गए यानी शांत हो गए और धीरे से बोले, आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। और धीरे से उन्होंने आराम से कहा कि आप लोगों को मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। कहानी इस तरह है कि पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर नट रहता रहा करता था कि पेरिस शहर में एक गरीब नट रहा करता था जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था। वे जो गरीब जो वहां पर तरह तरह के करतब दिखाता था, खेलों को दिखाता था और अपने पेट का पालन पोषण करता था। इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई थी। वे इसी व्यवसाय को करते करते वह जवानी से बुढ़ापे की ओर चला गया था। अब बड़ी उम्र का हो चला था। क्रिसमस का पर्व था। पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सजे धजे हाथों में फूल के गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में जा रहे थे। ये क्रिसमस का पर्व था। पेरिस में बड़े शानों से मनाया जाता है। बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सज धज कर हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए और बहुत तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जा रहे थे। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर हताशा सा खड़ा था। उस गिरजे के बाहर जो वो गरीब नट था, बाजीगर था, वो ऐसे हताशा सा खड़ा था, खाली खड़ा था क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता था। ना तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए तोहफा था, ना उस फटेहाल को कोई गिरजे के अंदर जाने देता। भाई उसके पास कोई तोहफा भी नहीं था और उसे फटेहाल यानी फटेहाल का मतलब फटे पुराने कपड़े पहन रखे गरीब आदमी को कोई गिरजे के अंदर जाने भी नहीं देता। सहसा ही उसके मन में यह विचार क्रोध आ गया, मैं उपहार तो नहीं दे सकता पर मैं माता मरियम को अपने करतब दिखाकर उनकी अभ्यर्थना कर सकता हूँ। यही कुछ है जो मैं भेंट कर सकता हूँ। तो उसके मन में विचार आया कि मैं माता मरियम को अपने करतब दिखाकर उन्हें प्रसन्न कर सकता हूँ। यही कुछ जो मेरे मैं भेंट दे सकता हूँ। जब श्रद्धालु चले जाते हैं तो गिरजा खाली हो जाता है तो बाजीगर चुपके से अंदर घुस जाता है। कपड़े उतारकर पूरे उत्साह के साथ अपने करतब दिखाने लगता है। गिरजे में अंधेरा है, श्रद्धालु जा चुके हैं, दरवाजे बंद हैं। कभी सिर के बल खड़े होकर, कभी तरह तरह के अंग चालन करते हुए बड़ी तन्मयता के साथ एक के बाद एक करतब दिखाता है, यहाँ तक कि हाफने लगता है। भाई जो वो श्रद्धालु सब चले जाते हैं, गिरजाघर खाली हो जाता है और वो बाजीगर चुपके से अंदर जाकर अपने करतबों को, तरह तरह के करतबों को दिखाता है और हाफने लगता है। उसके हाफने की आवाज कहीं बड़े पादरी के कान में पड़ जाती है और वह यह समझ कर कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस गया है तो गिरजे को दूषित कर रहा है, भागता हुआ गिरजे के अंदर आता है। उस वक्त बाजीगर सिर के बल खड़ा अपना सबसे चहेता करतब बड़ी तन्मयता से दिखा रहा था। वे उस समय जब पादरी वहां पर आए तो वो बड़े अब बाजीगर सिर के बल खड़ा था और अपना चहेता करतब बड़ी तन्मयता के साथ दिखा रहा था। यह दृश्य देखते ही बड़ा पादरी तिलमिला उठता है। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। आग बबूला वह नट की ओर बढ़ता है और उसे लात जमाकर गिरजे से बाहर निकाल देता है। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा था कि क्या देखता है कि माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिली है। भी वह नट की तरफ, तरकबबाजी की तरफ, जो तरकब दिखाता है उसकी तरफ बढ़ ही रहा था गुस्से से। तो वो क्या देखता है कि माता मरियम की मूर्ति जो है अपनी जगह से हिल रही है। माता मरियम अपने मंच पर से उतर आई है। धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंची और अपने आंचल से हाफते नट के माथे का पसीना पोंछती हुई
उसके सिर को सहलाने लगी है। भाई माता मरियम जो है अपने आंचल से हाफते हुए नट के माथे को चूमती है, उसके पसीने को पूछती है और सिर सहलाने लगती है। ये कहानी नेहरू जी के मुंह से सुनी मेज पर बैठे सभी व्यक्ति दत्तचित होकर सुन रहे थे। भाई नेहरू जी खाने के टेबल पे बैठे हुए सभी व्यक्ति नेहरू जी के मुंह से इस कहानी को एकाग्र होकर सुन रहे थे। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके बगल वाले कमरे में मैं और मेरे फुफेरे भाई टिके हुए थे। भाई नेहरू जी के बगल वाले कमरे में हम दोनों रहते थे। उस रात देर तक नेहरू जी चिट्ठियां लिखवाते रहे थे। सुबह सवेरे जब मैं उठकर नीचे जा रहा था तो नेहरू जी के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि नेहरू जी फर्श पे बैठे चरखा कात रहे हैं। वे उस रात सवेरे सवेरे जब मैं उसके उनके कमरे के पास से गुजरा तो मैंने देखा नेहरू जी फर्श पे बैठे चरखा कात रहे हैं। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे आकर देखा कि बरामदे में तिपाई पर अखबार रखा था। मैंने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा नजरसानी करने लगा। भाई मैंने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा मैं नजरसानी करने लगा। भाई देखने लगा, अखबार उठाकर अखबार पढ़ने लगा। मैं अभी अखबार देख ही रहा था कि सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई। मैं समझ गया कि नेहरू जी उतर रहे हैं। मैं जब अखबार पढ़ ही रहा था, देख ही रहा था, तो सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। मैंने समझ गया कि नेहरू जी उतर रहे हैं। उन्हें उस रोज अपने साथियों के साथ पहलगांव के लिए रवाना हो जाना था। भाई उसी दिन उन्हें अपने साथियों के साथ पहलगांव के लिए जाना था। अखबार मेरे हाथ में था, तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत सूझी। भाई अखबार मेरे हाथ में था तभी एक बच्चों वाली हरकत मेरे को सूझी। मैंने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूंगा। मैंने फैसला किया कि मैं अखबार छोड़ूंगा नहीं, मैं पढ़ता रहूंगा। तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वह मांगेंगे। भाई नेहरू जी जब मुझसे मांगेंगे मैं तभी उनके हाथ में दूंगा, नहीं तो मैं अखबार पढ़ता रहूंगा। कम से कम छोटा सा वार्तालाप तो इस बहाने हमारा हो जाएगा। भाई कम से कम एक छोटा सा वार्तालाप तो अखबार के बहाने हो जाएगा। नेहरू आए, मेरे हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक और खड़े रहे। भाई नेहरू जी वहां आए और मेरे हाथ में अखबार देखा और चुपचाप एक और खड़े हो गए। वे शायद इस इंतजार में खड़े रहे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूंगा। भाई नेहरू जी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूंगा। मैं अखबार की नजरसानी क्या करता, भाई मैं अखबार को क्या देखता, उसकी उनके अंदर क्या निगाहें लगाता। मेरी तो टांगे लरजने लगी थी, मेरी टांगे कांपने लगी थी। डर रहा था कि नेहरू जी बिगड़ ना उठे, कि मुझे डर लग रहा था कहीं नेहरू जी को गुस्सा ना आ जाए। फिर भी अखबार को थामे रहा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, भाई थोड़ी सी देर के बाद नेहरू जी राम से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? भाई अगर आपने अखबार को पढ़ लिया है तो मैं क्या एक नज़र उन अखबार को देख सकता हूँ? सुनते ही मैं पानी पानी हो गया। भाई यह बात नेहरू जी के मुंह से सुनते ही मुझे बहुत शर्म आई, मैं पानी पानी हो गया और अखबार उनके हाथ में मैंने दे दिया। ये नेहरू जी के साथ भीष्म साहनी की यात्रा थी। अब अब हम करते हैं उनकी तीसरा जो उन्होंने करा था। उन दिनों में अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। भाई इस समय वह एशियाई लेखक संघ के कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय थे। ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भाई ट्यूनिसिया की राजधानी जो ट्यूनिस थी वहां पर अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्व श्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालूराव, अब्दुल बिस्मिल्लाह आदि थे। कार्यकारी महामंत्री के नाते मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। एकाध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद फैज चल बसे थे। भाई एकाध वर्ष पहले, एक दो साल पहले ही जो पत्रिका के प्रधान संपादक थे फैज अहमद फैज, उनका निधन हो गया था। ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का
सदर मुकाम हुआ करता था। उस समय तक फिलिस्तानी का मसला हल नहीं हुआ था। उस समय तक फिलिस्तानी का मसला हल नहीं हुआ था और ट्यूनिस में ही यासिर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। भाई यासिर अराफात के साथ उन्होंने जब अपनी यात्रा का वो सुनाया, उन्होंने बताया कि यासिर अराफात के नेतृत्व में अस्थायी सरकार काम कर रही थी। लेखक संघ की गतिविधि ने भी फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों और अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। एक दिन प्रातः सुबह के समय लोटस के तत्कालीन संपादक, भाई लोटस जो पत्रिका वाले उसके संपादक मेरे पास होटल में आए और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया, केवल यह कहकर चले गए, मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। भाई वो सिर्फ ये कह के गए कि मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया। वहां पहुंचे तो बड़ी झेप हुई। वे वहां जब हम पहुंचे तो बड़ी झेप हुई, हमें हिचकिचाहट हुई। हमारे पहुंचने पर यासिर अराफत अपने दो एक साथियों के साथ बाहर आए, हमें अंदर लिवा ले गए। भाई यासिर अराफात हमें लेने के लिए एक दो साथियों के साथ बाहर आए और हमें अंदर ले गए। संभव है संपादक महोदय ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें खोलकर ना बताया हो कि वास्तव में हम दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। भाई हमें खोलकर ना बताया गया हो कि वास्तव में हम दोनों को दिन के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। अंदर पहुंचे तो सदर मुकाम के लगभग 20 एक अधिकारी और कुछ एक फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। भाई जब हम अंदर पहुंचे तो सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी और कुछ फिलिस्तीनी लेखक झटके से हमें मिले। कुछ एक से मैं पहले ही मिल चुका था। हम बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाई ओर की लंबी सी खाने की मेज पहले से लगी हुई थी। भाई दाई ओर जो है खाने की बहुत लंबी मेज लगी हुई थी। उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा हुआ था जो लगभग आधे मेज को घेरे हुए था। और मेरी पत्नी कमरे के बाईं ओर बैठाए गए। मेरी पत्नी को बाईं ओर बिठाया गया, हम दोनों को, और चाय पान का प्रबंध कराया गया। यासिर अराफात हमारे साथ बैठ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज्यादा दूर तक तो जा ही नहीं सकता था, कि हमारा वार्तालाप बहुत दूर तक तो जा ही नहीं सकता था। फिलिस्तानी के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये को देखकर हमारे देश के नेताओं के द्वारा की गई भर्त्सना भर्त्सना फिलिस्तीनी आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। दो एक बार जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले, जब मैंने अपने देश के गांधी जी और अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले कि हम बीच बीच में आतिथ्य, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए है वो उतने ही हम लोगों के लिए भी आदरणीय है। आदरणीय, हम बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था। अराफात हमें फल छील छील कर खिला रहे थे, हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे और साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी चल रही थी। अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में, उनकी अनथक हवाई यात्राओं के बारे में, शहद की उपयोगिता के बारे में शीघ्र ही हमें बड़े इत्मीनान से उनके साथ बतिया रहे थे। भाई हर चीजों के बारे में बड़े तसल्ली बख्श होके हम उनसे बातें कर रहे थे। जब भोजन का समय आया तो मैं अपनी जगह पर से उठा और यह अनुमान लगा के कि गुसल खाना कमरे के पार गलियारे में होगा। भाई मैं जब भोजन के समय आया अपनी जगह पर से उठा, मैंने यह अनुमान लगाया कि गुसल खाना कमरे के बाहर होगा, गलियारे में होगा। मैं सीधा कमरा लांग गया। मेरा अनुमान ठीक निकला, गुसल खाना वहीं पर था। पर मेरी झेप का अंत नहीं था, पर मेरी हिचकिचाहट का अंत नहीं था, क्योंकि वहां पर जो जब मैं गुसल खाने में से बाहर निकला तो यासिर अराफात तौलिए हाथ में लिए हुए बाहर खड़े थे।
भाई जो यासिर अराफात थे वो तौलिया हाथ में लेकर खड़े हुए थे। तो इस प्रकार हमने भीषम साहनी द्वारा रचित गांधी, नेहरू और यासेर अराफात की आत्मकथा आज की अतीत का एक अंश उस संस्मरण किया। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों की स्मृति के आधार पर शब्दबंद किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू जी के साथ और फिलिस्तीन में यासिर अराफत के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक, सरल और पठनीय बन पड़ा है, क्योंकि भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को पढ़ा और समझा। आगे हम इसके क्वेश्चन और एमसीक्यूज लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।